अवधेशानंद जी महाराज, पांचजन के संपादक श्री हितेश शंकर जी और हमारे सुनील अंबेकर जी यहाँ पर बैठे हैं, अखिल भारतीय सहकार और श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, भारत भूषण जी अरोड़ा, एमडी भारत प्रकाशन, प्रफुल्ल केतकर जी ऑर्गेनाइजर संपादक, एवं यहाँ मौजूद सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं पांचजन्य पत्रिका की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आज आप लोगों ने अपनी यात्रा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर उसे पार करने में कामयाबी हासिल की है। आजाद भारत की प्रमुख साप्ताहिक पत्रिकाओं में राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत यह पांचजन ने अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरा कर लेना भारतीय पत्रकारिता जगत की एक सामान्य घटना नहीं मानता हूं, बल्कि इसे मैं एक महत्वपूर्ण घटना मानता हूं। साथियों, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही सामाजिक सुधारों और आजादी के हथियार के तौर पर हुई थी। उस वक्त पत्रकारिता एक मिशन थी, देश को आजाद कराने की और गुलामी से मुक्त दिलाने की। और आजादी की लड़ाई में पत्रकारिता जागृत और जोश पैदा कर रही थी। शायद इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा, खींचो न कमानों को न तलवारों को, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। देवियों सज्जनों, अंग्रेजी शासन के दमन और शोषण के खिलाफ पत्रकारिता लामबंद हुई और कई संपादकों और पत्रकारों ने तो आजादी के शस्त्रहीन संघर्ष में अपनी आहुतियां भी दी। मैं बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने खतरे भी झेले हैं, यातनाएं भी सही हैं, पर वह विचलित कभी नहीं हुए। स्वाधीनता की अग्नि में तपकर भारत में यह पत्रकारिता फली है, फूली है। पत्रकारिता अपने चिरंतन मूल्यों में बुद्धिमान समाज की सबसे उद्देश्यपरक यह शक्ति है। मैं ऐसा मानता हूं। कभी वह अंग्रेजों के दमनकारी ताकत के खिलाफ लड़ती थी, तो कभी उसने आपातकाल की निरंकुशता और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, तो कभी वह सत्ता की ताकत के दुरुपयोग को रोकने का स्वर बुझाती है, कभी वह किसी विचार का प्रसार भी कर सकती है, तो कभी वह किसी विचार का निषेध भी। यही उन्नत होते हमारे लोकतांत्रिक समाज का प्राण है। और पत्रकारिता कला, विलास या मनोरंजन नहीं है। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। यह कर्तव्यनिष्ठ, उद्देश्यपरक राष्ट्र निर्माण का एक साधन है। साथियों, प्रकृति से हम दो प्रकार के तत्वों से घिरे हुए हैं। एक है बहुमूल्य और दूसरा है अमूल्य। बहुमूल्य शब्द यह अर्थशास्त्र से आता है। वह वस्तुएं जो कम हैं उन्हें बहुमूल्य कहते हैं। उनकी कीमत अधिक है। यह आवश्यक नहीं कि वह वस्तु सबके लिए जरूरी हो। ऐसा भी नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन जिन्हें यह चाहिए उनके लिए वह पर्याप्त नहीं है। जैसे सोना, चांदी, हीरा, यह सब सारी चीजें बहुमूल्य कही जाएंगी। और अमूल्य वह है जो सबको चाहिए और जिसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे हवा है, पानी है, आकाश है, अग्नि है, इनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यह अमूल्य है क्योंकि इसके बिना जीवन किसी भी सूरत में संभव नहीं है। साथियों, पत्रकारिता को मैं अमूल्य वर्ग का तत्व मानता हूं, प्राण वायु जैसा। पत्रकारिता सभ्य मानव जीवन की प्राण वायु है और लोकतंत्र से पहले भी समाज में पत्रकारिता जैसे दायित्व निभाने वाली कलाएं, दक्षताएं
और व्यवस्थाएं थीं। भारत में प्राचीन नाटक, ग्रंथ, काव्य जो इस उद्देश्य को सदैव पूरा करते थे। आजादी के से पहले पत्रकारिता के 3 चेहरे थे। पहला आजादी की लड़ाई को समर्पित, और दूसरा सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित, और तीसरा समाज सुधार, रूढ़ियों और कुरीतियों का विरोध करने वाली पत्रकारिता का था। ये 3 चीजें थी। तीनों को आजादी का महाभाव जोड़ता है। इन्हीं तीनों घटनाओं का संगम हमें भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में मिलता है। आजादी के बाद पत्रकारिता लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर अपनी भूमिका निभाती रही है। और साथियों, 19वीं शताब्दी राष्ट्रीय नवजागरण के जनमत के अंकुरण का समय था, वह कालखंड था। इस दौर में पत्रकारिता का तेजी से विकास हुआ और पत्रकारिता ने सिर्फ सामाजिक चेतना ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न आयामों में जागरूकता फैलाने का भी काम किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है, वे मूलतः समाज सुधारक थे। उनकी प्रेरणा से 3 प्रमुख अखबार निकले। आप सब यहां प्रबुद्ध जन बैठे हैं, आप सबको जानकारी होगी। पहला था संवाद, कौमुदी, यह बंगला में था, 1821 में निकला। दूसरा था मिरातुल अखबार, यह फारसी, 1822 में निकला। तीसरा ब्रह्मनिकल मैगजीन, अंग्रेजी में थी, वह भी 1821 में ही निकली थी। और इस दौर की हिंदी पत्रकारिता ने न केवल सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ जनमानस में जागरूकता फैलाई बल्कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध मुक्त की मानसिकता को तैयार करने में भी यह बहुत ही प्रभावी बनी, बहुत सहायक बनी। और मित्रों, स्वतंत्र भारत में पत्रकारिता को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाने लगा, इसलिए कि वह जनता की आवाज को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाकर समाज और समय के सच को निरंतर उजागर करती थी। पत्रकारिता विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच एक सेवा सेतु बन गई। यह पत्रकारिता जो हमारे लोकतंत्र को गतिशील बनाती थी, और उसे तीसरी आंख भी कहा गया। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो वीरेश्वर जी विनाशी होता है, लेकिन पत्रकारिता की तीसरी आंख खुलने पर नए समाज का सृजन होता है। और आजादी के बाद दूसरे दशक तक लगता था कि पत्रकारिता समाज का सजग प्रहरी, समाज बदलने और नया समतावादी तथा न्याय आधारित समाज बनाने का एक माध्यम है। आज आप ऐसी बातें करें, लोग हंसने लगेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। आज लोग तोप का मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि कुछ और कमाने के लिए अखबार निकालते हैं। इस दौर में शायद अकबर इलाहाबादी गलत हो गए, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। इसके बावजूद बहुत सारी पत्रकारिताओं में यह है कि जो उद्देश्य परक पत्रकारिता कर रही हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उद्देश्य परक पत्रकारिता से ही समाज और देश के निर्माण की उम्मीद की जा सकती है। पांचजन्य की 75 साल की पत्रकारिता इसी प्रकार की उद्देश्य परक संकल्पबद्धता का एक इतिहास है। जिस संकल्प के साथ भारत में पत्रकारिता जन्मी है, उस संकल्प के साथ। और मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्त के फौरन बाद 14 जनवरी 1948 को आवरण पृष्ठ पर इसकी चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन यह नहीं बतलाया उन्होंने, हितेश जी ने, कि आवरण पृष्ठ पर क्या यह नहीं बतलाया कि आवरण पृष्ठ पर क्या था। भगवान कृष्ण के शंखनाद के साथ पंडित दीनदयाल जी के दिशा निर्देशन और अटल जी के संपादकत्व में पांचजन्य साप्ताहिक प्रारंभ हुआ था। और यह पत्रिका स्वाधीनता आंदोलन के प्रेरक आदर्शों एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों का
स्मरण दिलाते रहने के संकल्प का उद्घोष था। और इस पत्रकारिता का नाम श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख के नाम पर रखा गया था। सच्चाई यह है कि पेशे से न तो दीनदयाल जी पत्रकार थे और न तो पेशे से अटल जी ही ने कोई पत्रकारिता का कोर्स किया था। वो पेशे से वो भी पत्रकार नहीं थे। ये दोनों विभूतियां एक विचार से प्रेरित होकर तब पत्रकारिता जगत में आए और इस दायित्व के लिए जिस तरह की दृष्टि और प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी उसका दोनों ने ही बखूबी निर्वहन भी किया। साथियों, दीनदयाल जी और अटल जी दोनों के भीतर पत्रकार कम और साहित्यकार का स्वभाव अधिक था। यह आपने भी अनुभव किया होगा। दीनदयाल जी से तो हमारी भेंट नहीं थी, लेकिन अटल जी से तो बहुत ही नजदीक का रिश्ता रहा है। इसके बावजूद लेकिन दीनदयाल जी के बारे में भी लोग बतलाते हैं, उसी आधार पर मैंने ये आपके सामने बात रखी है। इसके बावजूद दोनों ने मिलकर जहां पत्रकारिता को राष्ट्रवादी तेवर और कलेवर दिया, वहीं देश और समाज में एक जागरूकता भी पैदा की, जिसकी आजादी के तुरंत बाद बहुत ही अधिक आवश्यकता भी थी। साथियों, पांचजन्य की शुरुआत उस दौर में हुई जब देश तो आजाद हो चुका था, मगर जिन हाथों में देश की बागडोर थी, उनकी जो वैचारिक दिशा थी, क्षमा कीजिएगा उनमें से कोई बैठे हो तो, वह भारतीय मूल्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। जब भारत आजाद नहीं था तब भी हमारे देश के कई राष्ट्रीय नेताओं ने बिना पत्रकारिता की कोई औपचारिक डिग्री लिए हुए पत्रकारिता के माध्यम से देश और समाज का जागरण किया था। इस इतिहास से भी आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इस तरह से पत्रकारों की लिस्ट बहुत ही लंबी है, जिनमें पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, विनोबा भावे और यहां तक कि बापूजी भी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय इसी राष्ट्रीय परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। जब वे पांचजन्य और राष्ट्र धर्म के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे, उस समय उनका राजनीति में पदार्पण नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ है। उस समय दीनदयाल जी के लिए पत्रकारिता ही एकमेव मिशन था और सच्चे स्वयंसेवक की तरह वह न केवल स्वयं इस काम को पूरे मनोयोग से कर रहे थे, बल्कि साथ साथ राष्ट्रवादी पत्रकारिताओं की एक पूरी श्रृंखला भी तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने निभाई। मैं कितने नाम लूं? अटल जी का नाम तो मैं ले ही चुका हूं, अडवाणी जी, बालेश्वर अग्रवाल जी, राजीव लोचन जी अग्निहोत्री, बचनेश त्रिपाठी जी, रामशंकर अग्निहोत्री जी, के.आर. मलकानी जी, यादवराव देशमुख जी, देवेंद्र स्वरूप जी, भानु प्रताप जी शुक्ला, ये सारे राष्ट्रवादी पत्रकारिता जगत के दिग्गज और दीनदयाल जी की प्रेरणा से ये लोग काम कर रहे थे। जब पानी हमको भिजवा दीजिएगा। एक और नाम मुझे याद आ रहा है, वह है तेलूराम काम्बोज जी का। गाजियाबाद के रहने वाले थे। इनमें बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा इस श्रेणी में तेलूराम जी काम्बोज, लेकिन वह है तेलूराम जी काम्बोज जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रलयंकर अखबार निकालते थे। और जब मैं वहां का सांसद बना तो मैंने कहा तेलूराम काम्बोज जी अब गाजियाबाद के महापौर बनेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उनको प्रत्याशी भी बनाया और मेयर बन भी गए। एक पत्र निकालते हैं, आप में से कुछ लोग उनसे पहले बहुत मिले भी होंगे, पर शायद ये नहीं जानते होंगे उनके पत्र का नाम प्रलयंकर किसने रखा था। मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं कि उनके समाचार पत्र प्रलयंकर का नाम दीनदयाल जी ने ही रखा था, इसलिए मैंने उसकी चर्चा की है। मैंने किसी किताब में देखा था, यहां इस बात का वर्णन है कि दीनदयाल जी पहले पांचजन्य का नाम प्रलयंकर ही रखना चाहते थे। इन्हीं कारणों से वह संभव नहीं हो सका। मगर अच्छी बात यह है कि दीनदयाल जी के प्रेरणा से पांचजन्य और प्रलयंकर दोनों आज भी प्रकाशित हो रहे हैं। प्रलयंकर भी आज भी प्रकाशित हो रहा है।
मेरा तो मानना है कि इस बात पर अलग से शोध किया जाना चाहिए कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रेरणा से देश में कितनी पत्र और पत्रिकाओं की शुरुआत हुई है, इस पर रिसर्च किया जाना चाहिए। और कितनी आज भी प्रकाशित हो रही है। हो सकता है कि पांचजन्य और परलेंकर के अतिरिक्त और भी कुछ पत्रिकाएं ऐसी हों जो आज भी प्रकाशित हो रही हों। दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का भी प्रकाशन दीनदयाल जी की प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ था। भारतीय इतिहास में साथियों बहुत कम ऐसे लोग हैं जो प्रकाशक और पत्रकार दोनों भूमिकाओं में खरे उतरे। ऐसी संख्या बहुत कम है। दीनदयाल जी की गिनती ऐसे ही महापुरुषों में होती है। पांचजन्य की शुरुआती दिनों में क्या क्या समस्याएं नहीं आती थी, उसकी आप सहज रूप से कल्पना कर सकते हैं। संसाधनों के अभाव से लेकर शासन सत्ता का पूरा उसमें विरोध भी झेलना पड़ता था। दीनदयाल जी और अटल जी संपादन, प्रूफ रीडिंग, प्रकाशन से लेकर कई बार प्रकाशित सामग्री का बंडल खुद साइकिल पर लेकर वह हाकरों तक पहुंचाने जाते थे। यह स्थिति थी। कार्य के प्रति यह निष्ठा, कार्य के प्रति यह समर्पण, कार्य के प्रति यह लगन अपने आप में अनपैरेलल है, अतुलनीय है। और केवल अतुलनीय ही नहीं है बल्कि मैं कहना चाहता हूं यह अनुकरणीय है। साथियों, उस समय सत्ता में बैठे हुक्मरानों की टेढ़ी नजर हमेशा पांचजन्य पर सबसे पहले पड़ती थी। और वही पांचजन्य को शुरू हुए महीना भर भी नहीं समाप्त हुआ था कि बापू की हत्या से उपजे वातावरण का फायदा उठाते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। फिर कोर्ट में जाकर तब थोड़ी राहत मिली, तो बामुश्किल से कुछ महीने प्रकाशन चला, फिर बाद में रोक दिया गया। पांचजन्य पर बार बार लगाई जा रही जबरदस्ती की रोक न केवल राष्ट्रवादी पत्रकारिता पर हमला था बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी पूरा हनन था। यह मेरी मान्यता है। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया तो आर्टिकल 19 में हर भारतीय नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित की थी। मगर राष्ट्रवादी विचारधारा को कुचलने के लिए जल्द ही तत्कालीन शासकों ने भारतीय संविधान में संशोधन करते हुए उस पर पाबंदियां भी लगा दी। और साथियों, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जहां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत लागू किया जाता है, वहीं मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी ही नहीं है, बेहद जरूरी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 19 के माध्यम से यह इंश्योर भी किया था, यह सुनिश्चित भी किया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1951 में, यानी एक साल बाद ही उस संविधान में संशोधन करने की नौबत आ गई, जिसे दुनिया का सबसे उत्तम संविधान माना गया। और आज जो है प्रेस का गला घोटने की बात की जाती है। कारण बहुत साफ था। उस समय की जो सरकार थी उसने पूरे देश पर एक छत्र राज कर रही थी। उसे विरोध सुनना गवारा नहीं था। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार हर व्यक्ति को है, मगर कांग्रेस किसी भी किस्म की आलोचना को दबाने के लिए इतनी उतावली थी, उसने संविधान को ही बदल डाला। मैं दो पत्रिकाओं का यहां नाम लेना चाहूंगा। एक थी क्रॉस रोड्स, जो वामपंथी विचार से प्रेरित थी और मद्रास से निकलती थी, और दूसरी थी इसी विचार परिवार की एक मैगजीन ऑर्गेनाइजर। ये दोनों ही पत्रिकाएं कांग्रेस को इतनी खटकती थी, इतनी नागवार ये गुजरती थी कि इन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। मगर जब कोर्ट ने फैसले उलट दिए तो उसके बाद संविधान में संशोधन करने का मन बना लिया और संविधान में संशोधन कर डाला। संविधान में पहले संशोधन को पारित करने के लिए कई दिनों तक बहस चली और सदन में कांग्रेस का बहुमत था, इसलिए बिल तो पारित होना ही था।
मगर जो बहस इस बिल पर सदन में हुई, उस दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो जोरदार बहस की है, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1950 के दशक में थी। साथियों, मैं मानता हूं कि आजाद भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जिस तरह की वकालत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है, वह अपने आप में बेमिसाल है। उसके बारे में हर भारतीय को जानना चाहिए और समझना भी चाहिए। मेरी दृष्टि में आजाद भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबसे बड़े पैरोकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और आज देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर फिर से एक बहस छिड़ी हुई है। मजे की बात यह है कि जो लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता का हनन का आरोप लगाते हैं, वो भूल जाते हैं, चाहे अटल जी रहे हों या आज की मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने कभी भी किसी मीडिया हाउस पर ना तो कोई रोक लगाई और ना ही किसी पर प्रतिबंध लगाया। जबकि कांग्रेस की सरकार ने तो संविधान संशोधन तक कर डाला। जो लोग कांच के घरों में बैठे रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये मेरा विनम्र सुझाव है। कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास इस तरह की स्वतंत्रता हनन करने की घटनाओं से भरा पड़ा है। क्षमा करिएगा, मैंने कुछ कटु बोला है। साथियों, 5 जन की यात्रा साधनों के अभाव और सरकारी प्रकोपों के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना की जिजीविषा और संघर्ष की एक प्रेरणादायी गाथा है। 5 जन राष्ट्रीयता का प्रहरी, सांस्कृतिक चेतना का अग्रदूत और राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं शौर्य का स्वर बना रहा। 5 जन की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। लोग समझते हैं छोटा समाचार पत्र है, साप्ताहिक है, क्या इसकी कोई खास भूमिका है? लेकिन 5 जन के इतिहास के पन्नों को पलट कर देगी। 5 जन स्वाधीनता आंदोलन की मूल प्रेरणाओं से जोड़े रखने के साथ ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों एवं शक्तियों के खिलाफ लगातार चेतना पैदा करता रहा, लोगों को चेताता रहा है, सजग करता रहा है। और 5 जन राष्ट्रधर्म जैसी पत्रिकाओं की विश्वसनीयता बनाने के लिए दीनदयाल जी और अटल जी ने मिलकर परिश्रम किया है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी ऐसे ही नहीं बनती है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जब मिशन की अस्पष्टता होती है तो दमन से आपको दबाया नहीं जा सकता। किसी भी ताकत के आगे न झुकना ही पत्रकारिता की यह असली ताकत है। और जब बिना कारण बताए उस समय की कांग्रेस सरकार ने 5 जन का प्रकाशन जब बंद कर दिया, तो दीनदयाल जी ने हिमालय का प्रकाशन किया। हिमालय पर रोक लगी तो राष्ट्रभक्त निकलने लगे। चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो, यदि आप अपने पत्रकारिता के मिशन से डिग जाते हैं तो आपकी विश्वसनीयता स्वाभाविक रूप से संकट में पड़ जाती है। और साथियों, आज मैं देखता हूं कि तनिक भी विपरीत परिस्थिति पड़ने पर कुछ लोग अपनी धारा बदल देते हैं। ऐसे में विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये बट नेचुरल है, स्वाभाविक है। इस चुनौती को भी हमको स्वीकार करना होगा। जब देश में आपातकाल लगा तो हम सब ने देखा कि किस तरह एक, ज्यादा कटु हो जाएगा, मीडिया के ही एक थे, सत्ता के सामने रेंगने लगे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो डटे रहे, वो बधाई के पात्र हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। एक बड़ा मीडिया ग्रुप था। मैं 5 जन की विश्वसनीयता को प्रामाणिकता मानता हूं, क्योंकि किसी भी दबाव या दमन के कारण आपने अपने विचार की दिशा नहीं बदली है और देश हित में आपको जो कुछ भी उचित लगा है उसे बेबाकी से जन सामान्य के सामने इस 5 जन ने रखा है। चाहे 1962 का समय हो या आपातकाल का समय रहा हो, 5 जन ने हमेशा मुद्दों की बात उठाई है,
जो देश और समाज हित से जुड़े होते हैं। यदि मैं कहूं कि अपने 75 वर्षों की लंबी यात्रा में पांचजन्य ने राष्ट्रहित के प्रहरी के रूप में काम किया है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारत में पत्रकारिता का जन्म ही विदेशी आक्रांताओं से लड़ने के लिए हुआ था। एक अंग्रेज बहादुर जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने जो पहले अखबार इस देश में निकाला, वह भी धंधे और मुनाफे के लिए नहीं था। उसका भी उद्देश्य भी ईस्ट इंडिया कंपनी के घोटालों का भंडाफोड़ करना था। उस अखबार का भी काम यही था। हिक्की के कुछ बिल सरकारी दफ्तरों में रोके गए थे, जिसके लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। उसके विरोध में हिक्की ने भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। यानी भारत में किसी अंग्रेज ने अखबार निकाला तो अंग्रेजी प्रतिष्ठान के खिलाफ ही निकाला। यह है भारत का चरित्र, भारत की मिट्टी का करिश्मा है, भारत की संस्कृति का करिश्मा है। यदि अंग्रेज ने भी यहीं से यदि अखबार निकाला तो अभी जो अंग्रेजों का प्रतिष्ठान था, सत्ता का प्रतिष्ठान था, उसके खिलाफ ही निकाला। उसका काम अन्याय से लड़ना और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना जगाना था। यह उद्देश्य था। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने उद्देश्य परक और प्रयोगधर्मी पत्रकारिता की भी अलख जगाई। उससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। साथियों, यह 1877 में पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकालकर मिशन पत्रकारिता की एक शुरुआत की थी। मामना मालवीय ने अपने दृढ़ निश्चयी पत्रकारिता से आजादी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के औजार गढ़े थे। गांधी जी ने अपने पत्रों के जरिए समाज और राजनीति को एक नई दिशा दी थी और आजादी के अहिंसक आंदोलन को एक वैचारिक आधार दिया था, एक तेवर दिया था। आजादी की लड़ाई में सूचना और संवाद के लिए पत्रकारिता इतना ताकतवर जरिया बना कि देश को आजाद कराने में लगे लगभग सभी नेताओं को अपने अखबार निकालने पड़े। अखबार की अहमियत इतनी बढ़ गई थी। अगर हम ये कहें कि हमारी स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि पत्रों और पत्रिकाओं ने ही तैयार की, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। साथियों, ये सही है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रेस ने प्रहरी की भूमिका निभाई है और जनता की समस्याओं और उनकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब रही है। इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करने और इसे सुदृढ़ करने के प्रमुख स्तंभों में से एक यह पत्रकारिता रही है। आज मीडिया का परिदृश्य हजारों पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों, सैकड़ों टीवी चैनलों और अनेक रेडियो स्टेशनों से भरा हुआ है। निसंदेह हमारे पास सोशल मीडिया भी है, जो इस डिजिटल युग में सूचना संप्रेषण के प्रमुख साधनों में से एक बन गई है। साथियों, मैं यह महसूस करता हूं कि यदि हम पत्रकार हैं तो सटीकता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, समाचारों की उपयुक्तता और साथ ही साथ स्वतंत्रता के बुनियादी मूल्यों का पालन करना चाहिए ही, और बहुत हमारे पत्रकार मित्र करते भी हैं। अपने प्रतिद्वंदियों अथवा प्रतिस्पर्धियों को हराने की होड़ में अथवा हम जिसको नहीं चाहते हैं उसकी जड़ काटने के चक्कर में गलत खबरें किसी के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। अंतिम बात मैंने कुछ जानबूझकर कही है, कुछ होता है। साथियों, यह भी एक सुखद संयोग है कि जहां पांचजन्य आज अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, वहीं भारत भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और भारत भी अमृत काल में प्रवेश करने जा रहा है। यह संयोग देखिए, इसे हम यह कह सकते हैं कि आज जहां हम राष्ट्रवादी पत्रकारिता का जहां उत्सव मना रहे हैं, वहीं पर हम भारत की स्वतंत्रता के अमृत काल को भी समृद्ध कर रहे हैं। साथियों, पांचजन्य केवल समाचार विचार का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा का दर्शन है और अभिव्यक्ति भी है। लोग कई बार पूछते हैं कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता क्या होती है और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, उन्हें दीनदयाल जी द्वारा पांचजन्य में लिखे गए विचार वीथी स्तंभ
और ऑर्गेनाइजर में लिखे गए पॉलिटिकल डायरी कॉलम को जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। मुझे बतलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगे। उनके द्वारा लिखे गए सारे कॉलम से मैंने कुछ पढ़ा भी है, और समय समय पर लिखे गए उनके लेख जो उस समय देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियों पर एक बेबाक टिप्पणी करते हैं, कुछ तो उठाकर पढ़िए। जिन लोगों ने पढ़ा उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये बातें पहले हम लोग की रुचि थी इसमें, जब हम लोग संघ के स्वयंसेवक थे, चीजों को पढ़ते थे। वे बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय प्रासंगिक थी। तो साथियों, एक लेखक और पत्रकार के साथ साथ संपादक के रूप में भी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का पांचजन्य पर एक खासा प्रभाव पड़ा है। और एक घटना मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब एक हेडलाइन लगाई जा रही थी, अकाल तख्त का काल, तब उन्होंने उसको बदलवाया था। उन्होंने कहा यह उचित नहीं है, और बोले कि हमें सनसनी बनने और बनाने से परहेज करना चाहिए। अब आप सोच लीजिए कितनी हेल्दी अप्रोच थी, कितनी स्वस्थ पत्रकारिता थी। कभी कभी ऐसी हेडलाइन नहीं लगानी चाहिए जो लोगों में भावना और उत्तेजना को भड़काए और जो लोगों के वेदना का भी वह कारण बने। यह घटना एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का मैं समझता हूं एक अच्छा उदाहरण है। और साथियों, दीनदयाल जी की तरह अटल जी ने भी पांचजन्य को अपने परिश्रम में से सजाया है, संवारा है। और अटल जी एक राजनेता थे, कवि थे, लेखक और संपादक की भूमिका भी उन्होंने निभाई, और उनके भीतर का पत्रकार और कवि दोनों और अधिक निखर कर आया होता मगर अक्टूबर 1951 में वे नवगठित भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने, और उनकी दिशा ही जीवन की बदल गई। राजनीति में अधिक सक्रिय होने के बावजूद अटल जी पांचजन्य और हिंदी पत्रकारिता से जुड़ाव उन्होंने बराबर अपना बनाकर रखा। और मुझे जानकारी जहां तक है, और जो मुझे जानकारी दी गई है, तो 1998 में जब पांचजन्य ने अपनी स्वर्ण शताब्दी मनाई थी, तो वे मुख्य अतिथि के रूप में लोगों के बीच आए थे। क्यों हितेश जी, कहाँ है हितेश जी? ये सही है, ये सही है ना? अच्छा, वो आए थे। इसलिए आज जब पांचजन्य अपनी स्थापना के 75 वर्ष मना रहा है, तो मैं इस कार्यक्रम में आकर स्वयं को अनुग्रहित महसूस कर रहा हूं। मुझे सचमुच इसके कारण आनंद की अनुभूति हुई। हमारी स्थिति नहीं थी, कल ही हमारे डॉक्टर्स ने मना किया था, मत बोलिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा भाई, ऐसा अवसर जिंदगी में बहुत कम मिलता है। और साथियों, कई बार लोगों को लगता है कि कारपोरेट मीडिया के इस समय में कहीं हिंदी पत्रकारिता पीछे न छूट जाए, मगर मेरा यह मानना ही नहीं है, मेरा यह विश्वास है कि भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल था, उज्जवल है, और अधिक भविष्य में उज्जवल होगा। यह बात मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं। और साथियों, भारत की आजादी के अमृत काल में तो भारतीय भाषाओं का महत्व और बढ़ने वाला है, क्योंकि देश अब औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का संकल्प ले चुका है। कैसे संकल्प ले चुका है, क्या क्या काम गवर्नमेंट ने किए हैं, उसमें समझता हूं विस्तार में जाकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आने वाले समय में भारत की बात भारतीय भाषाओं में ही होगी। और आज भी मैं जाता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, अधिकांश नेता जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम अपनी ही भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं। कई बार हमारे अगल बगल के कुछ जो ब्यूरोक्रेट मित्र होते हैं कहते हैं कि साहब आप तो बोल सकते हैं, तो मैंने कहा है लेकिन एक आध दो सेंटेंस कभी हो जाता है, लेकिन बराबर अपनी ही भाषा में। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहना चाहूंगा, सचमुच एक संकल्प के साथ वो काम कर रहे हैं इस दृष्टि से। और उनका मानना है कि भारतीय प्रतिभा और उनकी रचनात्मकता का समुचित विकास भारतीय भाषाओं में ही संभव है, किसी दूसरी भाषा में किसी भी सूरत में संभव नहीं है। आप कल्पना करें कि जब भारतवासी अपनी उन मातृभाषाओं में विचार करेंगे, जब इस भाषा में वह श्वास लेते हैं, तो देश की रचनात्मक शक्ति में कितनी वृद्धि होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। और साथियों, आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में हो रही है।
शुरू हो गई है। और भाषाई पत्रकारिता भी भारतीय भाषाओं के विकास से ही लाभान्वित होगी। मैं भारतीय पत्रकारिता की बात कर रहा हूं, यह भारतीय भाषाओं से ही ज्यादा लाभान्वित होगी। और साथियों, मीडिया इस देश और समाज का एक अभिन्न अंग है, इसे कोई नकार नहीं सकता। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो उसका महत्व स्वाभाविक रूप से अधिक बढ़ ही जाता है। हाल के वर्षों में मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है कि मीडिया ने काफी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका भी निभाई है। कोरोना के संकट के समय पत्रकारों ने कर्मयोगियों की तरह काम किया है। और यहां तक कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में भी और उनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी तरह आज देश में डिजिटल पेमेंट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने में हमारे मीडिया की जैसी भूमिका रही है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उसके लिए मैं मीडिया जगत को अपनी तरफ से बधाई भी देता हूं। और साथियों, आज जब हमारा देश अमृत काल के दौरान एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भारत की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है, मीडिया को इस दिशा में भी सहयोग करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया को आलोचना नहीं करनी चाहिए, मगर जहां देश हित का सवाल हो वहां आलोचना के लिए आलोचना ठीक नहीं है। समालोचना होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब देश हित हो तो उसमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और मित्रों, समाज में पत्रकार का भी वही स्थान है जो एक शिक्षक का होता है। फिर से दोहराना चाहता हूं, समाज में पत्रकार का वही स्थान है जो एक शिक्षक का होता है। जो समाचार के साथ छेड़छाड़ करता है, मैं यह मानता हूं वह किसी भी सूरत में पत्रकार नहीं हो सकता है। समाचार चयन में पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये सभी बात कहते हैं। पांचजन में कई बार अपने लेखों में दीनदयाल जी सरकार की आलोचना करते थे, मगर उनके मन में किसी के प्रति अपमान का भाव, कटुता का भाव कभी नहीं था। राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अपनी बात मजबूती से रखना ही यही स्वस्थ पत्रकारिता है। और साथियों, आज जब भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उसकी आधारशिला देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की मजबूती पर तैयार होती है। और मैं रक्षा मंत्री होने के नाते आपको बतलाना चाहता हूं, भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले जितना एक्सपोर्ट होता था उसका 8 गुना एक्सपोर्ट होने लगा अब। और आगामी 2-3 वर्षों में मैं समझता हूं शायद 14 to 15 टाइम्स, 14 से लेकर 15 गुना अधिक हो जाएगा। और रक्षा मंत्री होने के नाते मैं भरोसा देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ चला है जिसकी कल्पना 75 साल पहले पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और अटल जी जैसी महान विभूतियों ने की थी। उस दिशा में आगे बढ़ चला है। इस देश को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बनाना, रक्षा की जरूरतों को पूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर कराना, रक्षा सामग्रियों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, और यहां तक कि भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने का सपना तो दीनदयाल जी का ही सपना था, जिसके बारे में उन्होंने अनेक अवसरों पर पांचजन्य में लिखा है। और साथियों, आज हमारे सामने अवसर है, क्षमता भी है और संकल्प भी है कि हम भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे। मैं विश्व गुरु की बात जब मैं करता हूं तो लोग कुछ एग्जैगरेशन समझते हैं, यह अतिशयोक्ति है। करेंगे हम स्थान, उस स्थान को हम प्राप्त करेंगे, हम तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अरे अद्भुत है भारत। भारत दुनिया का इकलौता देश है। कितने बड़े मन के लोग यहां के हैं। भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से गया है, और दुनिया किसी देश से नहीं गया है। कितना बड़ा मन है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है,
जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह है भारत। और पांचजन्य की भी आधारशिला इसी पर रखी गई थी। पांचजन्य की भी आधारशिला इसी पर रखी गई थी। और अमृतकाल उस संकल्प की सिद्धि का अवसर है। हमें अब उसी दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए पांचजन्य के संपादक मंडल, संपादक जी कहां बैठे हैं? दिखाई नहीं दे रहे। यही हाल होती है हम लोगों के यहां, जो बहुत कुछ करते हैं दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारे पांचजन्य के संपादक मंडल और पूरे प्रकाशन समूह को अपनी इस मकर संक्रांति के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी विनम्र निवेदन के साथ अपना निवेदन भी समाप्त करता हूं।